क्या स्ट्रेचिंग को लेके सब गलत है? अगर मैं आपको डायरेक्टली हाँ बोलूं तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं दिया। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशंस बनाई है जहां पे हम स्ट्रेचिंग के बारे में सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे कि क्या स्ट्रेचिंग से आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, क्या स्ट्रेचिंग से आपका लैक्टिक एसिड कम होता है, क्या स्ट्रेचिंग आपको इंजरी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, और जितने भी सवाल हैं आपके स्ट्रेचिंग को लेके आज के लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम स्ट्रेचिंग को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली लोग कैसे स्ट्रेचिंग को डिफाइन कर देते हैं कि अगर हम एक मसल को इलोंगेट कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, और उसके बाद एक पॉइंट के बाद हमें एक टेंशन फील हो रही है, जैसे मैं अपने लैट्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ और मेरे मसल के अंदर मेरे को टेंशन फील हो रही है, तो लोग उसको स्ट्रेचिंग बोल देते हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेचिंग भी एक तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही है। सपोज करो कि यहाँ पे मेरे को कोई पीछे पुश कर रहा है और मैं अपने पैक को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको ये देखना पड़ेगा जो आपके लिगामेंट्स, टेंडन, आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं और आपके मसल्स हैं, वो उस फोर्स को रेजिस्ट कर रहे हैं। आपका जो मसल है वो एक पैसिव टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्टिव टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, और आपके लिगामेंट्स, टेंडन्स पैसिव टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे लैट्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा मसल काम कर रहा है, मैं अपने मसल को स्ट्रेस कर रहा हूँ, अपने मसल के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और हमारे पास ऐसी रिसर्च भी है जिसने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग को कंपेयर किया जब हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, और वो देखा गया कि जब एक ग्रुप 1 घंटे के लिए स्ट्रेचिंग करता है और एक ग्रुप हफ्ते के अंदर 3 दिन 5 सेट्स लगाता है, तो दोनों के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफी देखी गई। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और उस रिसर्च के ऊपर हम दोबारा से आएंगे। बट इससे हमें ये पता लगता है कि स्ट्रेचिंग भी एक तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, क्योंकि हम मसल के ऊपर टेंशन डाल रहे हैं। ठीक है, आपको ये समझ होनी चाहिए, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम बहुत कुछ ऐसा एक्सप्लोर करेंगे जो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि स्ट्रेचिंग भी एक तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आपको आगे हेल्प करेगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब लोगों ने स्ट्रेचिंग को टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसे स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, और डायनेमिक के अंदर भी फिर सब टाइप्स आ जाते हैं, जैसे पीएनएफ। उसके बाद हमारे पास बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग आ जाती है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग हम किसको बोल देते हैं? अगर हम एक स्ट्रेच को 30 सेकेंड्स तक होल्ड कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक हम होल्ड कर रहे हैं, तो उसको हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग बोल देते हैं। और डायनेमिक हम किसको बोल देते हैं कि सपोज अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसको हम एक तरह से डायनेमिक स्ट्रेचिंग बोल देते हैं, जहाँ पे हम मूव कर रहे हैं। और अगर हम उसकी सब टाइप्स की बात करें, पीएनएफ की बात करें, पीएनएफ एक तरह से हो जाती है कि अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो 10 सेकंड के लिए, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाओ मसल को, तो उसको हम पीएनएफ बोल देते हैं। और लोगों का कहना है कि ये वाली स्ट्रेचिंग इससे एडवांस है, जैसे पीएनएफ स्टैटिक से एडवांस है। बट रिसर्च के अंदर ये क्लियर है कि चाहे आप किसी भी टाइप की स्ट्रेचिंग कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेचिंग दूसरी स्ट्रेचिंग से एडवांस नहीं है। जैसे इस स्टडी के अंदर 5 स्टडीज को देखा गया जहां पे स्टैटिक स्ट्रेचिंग को पीएनएफ स्ट्रेचिंग से कंपेयर किया गया, और 4 स्टडीज के अंदर ये देखा गया कि पीएनएफ और स्टैटिक स्ट्रेचिंग के अंदर जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ना है तो वो स्टैटिक से भी बढ़ जाना है और पीएनएफ से भी बढ़ जाना है। तो कोई भी जो स्ट्रेचिंग होती है वो एडवांस नहीं होती, चाहे वो पीएनएफ है, चाहे वो डायनेमिक है, चाहे वो स्टैटिक है, जब हम रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं। और यहाँ पे भी वो सेम देखा गया, और मैं सारी रिसर्च को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा, तो आप सारे रिसर्चेस के थ्रू जा सकते हो और ये चीज़ आप खुद कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आपको रिसर्च को खुद भी पढ़ना चाहिए, आपको किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इन्फ्लुएंस हैं। एक हमारे पास है मैकेनिकल इन्फ्लुएंस और एक हमारे पास है न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। सबसे पहले हम मैकेनिकल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, जो है हमारी एनाटमी, हमारा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मेरे पास 2 लुम्बार स्पाइन है। तो आपकी स्पाइन है, आपके पास थोरासिक स्पाइन होती है, लुम्बार स्पाइन होती है, सर्वाइकल स्पाइन होती है। तो यहाँ पे मेरे पास लुम्बार स्पाइन है और यहाँ पे लुम्बार स्पाइन के हमारे पास इंडिविजुअल वर्टेब्रेज हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो ये आपको ऊपर दिख रहा है ना,
इसको हम बोल देते हैं स्पाइनस प्रोसेस। अब आप इन स्पाइनस प्रोसेस के अंदर गैप देखो और इन स्पाइनस प्रोसेस के अंदर गैप देखो। यहाँ पे जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पे जो गैप है वो कम है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जब पर्सन ए स्पाइनल एक्सटेंशन परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, और यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन कम होगा क्योंकि यहाँ पे गैप कम है। इससे हमें ये पता लगता है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनका रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट होगा। अब आप स्ट्रेचिंग करके कैसे रेंज ऑफ मोशन बढ़ा लोगे जब उनका स्ट्रक्चर अलाउ ही नहीं करता? आप स्ट्रेचिंग करके कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, बट अच्छा होने की जगह वहां पे कुछ बुरा हो जाएगा। जब आप मूव करते हो ना तो एक बोन दूसरी बोन के ऊपर मूव करती है और वहां पे इनफ स्पेस होनी चाहिए, इनफ रूम होना चाहिए कि वो मूव कर रहा है। अब वहां पे इनफ रूम ही नहीं है अगर, तो कैसे आप उस रेंज ऑफ मोशन के अंदर जाओगे? और सपोज इनफ रूम है भी, अब और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, वहाँ पे आपका बर्सा एक्सेट्रा अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसे नहीं है कि यार आपको स्ट्रेचिंग करके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, पता नहीं किस वजह से आपका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है, और ये कोई भी नहीं बता सकता कि किस वजह से आपका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है। अब इसके बारे में हम और बात करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे दो पेल्विस है। अब आप देखो जो इनका हिप सॉकेट है वो कैसे बाहर की तरफ पॉइंटेड है और इनका जो हिप सॉकेट है वो कैसे सामने की तरफ पॉइंटेड है। तो सपोज ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, और ये दोनों स्क्वाट्स करेंगे ना, तो अगर ये क्लोज स्टांस के अंदर स्क्वाट्स करें तो जो पर्सन ए होगा इनका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगा और जो पर्सन बी होगा इनका रेंज ऑफ मोशन कम होगा। पर कोई ट्रेनर देख के बोलेगा कि यार इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है, इनको स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत है। बट अगर ये थोड़ा सा वाइड स्टांस के अंदर स्क्वाट्स करेंगे, क्योंकि इनका जो हिप सॉकेट है वो थोड़ा सा बाहर को पॉइंटेड है, तो वहाँ पे इनका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगा और इनका रेंज ऑफ मोशन कम होगा। तो एनाटॉमी की वजह से इनका रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट है, क्योंकि इनका जो हिप सॉकेट है वो डिफरेंटली पॉइंटेड है। तो स्ट्रेचिंग करके कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर उनका रेंज ऑफ मोशन लिमिट कर रहा है या फिर बढ़ा रहा है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के अंदर। अब आप यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे दो फीमर्स हैं। इन फीमर क्या होता है? फीमर बेसिकली आपकी जो अपर लेग बोन है। अब आप देखो यहाँ पे जो हेड ऑफ द फीमर है वो कैसे इंक्लाइंड है और यहाँ पे कैसे सीधा है, जिसकी वजह से डिफरेंट पोजीशंस के अंदर इनका रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट होगा। और आप फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्ट्रेचिंग करके रेंज ऑफ मोशन नहीं बढ़ा सकते। अगर आप रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आप अपने लिए कुछ बुरा कर सकते हो। अब और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आपका लिगामेंट हो सकता है आपका रेंज ऑफ मोशन रोक रहा हो। लिगामेंट क्या होता है? बेसिकली जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। अब हम लिगामेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि लिगामेंट कोलेजन से बना होता है, ज़्यादा उसके अंदर टाइप 1 कोलेजन होता है और टाइप 3 कोलेजन भी होता है, ठीक है, और उसके अंदर ज़्यादा गिव नहीं होता, पैसिव टेंशन होती है ज़्यादा। तो उन सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट हम ये बात करेंगे कि कैसे लिगामेंट आपका रेंज ऑफ मोशन इन्फ्लुएंस कर सकता है। सपोज आप किसी रेंज ऑफ मोशन में जाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपका लिगामेंट आपको रोक रहा हो, और अगर आप स्ट्रेचिंग करते रहे तो ओवर टाइम जो आपका लिगामेंट है वो लैक्स हो जाएगा, वो परमानेंटली स्ट्रेच हो जाएगा, जिसकी वजह से एक अनस्टेबल जॉइंट क्रिएट होगा। क्योंकि जितनी पैसिव टेंशन वो देने को बना था, अब उतनी पैसिव टेंशन वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। जैसे कई लोगों को इंजरी हो जाती है ना, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है जो आपका ACL है उसके अंदर लैक्सिसिटी है, मतलब वो ज़्यादा ओवर स्ट्रेच्ड हो गया। तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। शायद आपका रेंज ऑफ मोशन तो बढ़ जाए क्योंकि आपने अपने लिगामेंट्स को ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया, बट आपका जो जॉइंट है वो अनस्टेबल हो गया, तो लिगामेंट भी शायद आपको रोक रहा हो, और वहाँ पे आपने स्ट्रेच कर करके अपने लिगामेंट्स को स्ट्रेच कर लिया, और कोई भी नहीं आपको बता सकता कि किस वजह से लिमिटेड है। आपके स्ट्रक्चर की वजह से, लिगामेंट्स की वजह से, न्यूरोलॉजिकली आपका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है। ज़्यादातर तो न्यूरोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट हाँ ये भी रीजंस है, मैकेनिकल रीजंस है, जिनको आपको देखने की ज़रूरत है जब आप रेंज ऑफ मोशन डिसाइड कर रहे हो। तो हमने मैकेनिकल रीजंस की बात कर ली।
अब हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल रीजंस की। तो क्या स्ट्रेचिंग करके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है? तो हाँ, जब आप बोलोगे ना किसी को कि स्ट्रेचिंग करके फायदा क्या, तो वो बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमारे पास रिसर्च है। हाँ, हमारे पास रिसर्च है और मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि स्ट्रेचिंग से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और इसके ऊपर आप बहुत सारी रिसर्च फाइंड कर सकते हो। बट क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना एक अच्छी चीज़ है? चलो ये देखते हैं कि स्ट्रेचिंग कैसे रेगुलेट होती है न्यूरोलॉजिकली। हम बोल देते हैं कि हमें बहुत ज्यादा स्टिफ फील हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा टाइट फील हो रहा है और हमें अपने मसल्स को रिलीज करने की जरूरत है। बट होता क्या है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो टेंशन जो होती है ना वो प्रोटेक्टिव होती है। आपको लगता है कि जो ये स्टिफनेस है, ये टाइटनेस है, ये रिलीज करने की जरूरत है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके मेरा रेंज ऑफ मोशन लिमिट हो गया और मैं बोलूंगा यार कि जो मेरे लैट्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइट है और मेरे को उनको रिलीज करने की जरूरत है। बट जो आपके नर्वस सिस्टम है ना, उसने वो रेंज ऑफ मोशन को शायद लिमिट कर दिया, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को पता है कि अगर आप वो वाला रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर करोगे वहां पे कोई खतरा है, शायद आपके पास वहां पे इतना कंट्रोल नहीं है और अगर आपने वो रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर किया तो वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और आप स्ट्रेचिंग करके वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स को, प्रोटेक्टिव टेंशन को ओवर रूल कर रहे हो। आपकी बॉडी आपको बहुत टाइप के सिग्नल्स देती है, जैसे पेन आपको फील करवाएगी, अनकंफर्टेबल फील करवाएगी कि आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पे शायद कोई वनरेबिलिटी है, वहां पे शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आपको ओवर रूल नहीं करना। स्टिफनेस और टाइटनेस अच्छी चीज भी हो सकती है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपकी बॉडी के पास एक्सीलेंट रीजंस हैं फॉर स्ट्रिक्टली लिमिटिंग इलोंगेशन। मतलब अगर आप एक पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहे हो और आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, तो आपको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स को ओवररूल करके उस पोजीशन में नहीं जाना। जैसे स्ट्रेचिंग करते रहोगे तो आपकी बॉडी शायद अलाउ कर दे, बट वो एक अच्छी चीज नहीं है, वो आपके लिए बुरी चीज भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो कि अगर आपने कोई गर्म चीज को टच किया, जब आपने गर्म चीज को टच किया तो आपको बहुत ज्यादा पेन फील होगा। बट अगर आपने 10-15 सेकेंड उसको होल्ड करके रखा तो क्या होगा, जो आपकी सेंसेशन है वो कम हो जाएगी और जो आपकी टॉलरेंस है वहां पे उस पोजीशन में रहने की, उसको होल्ड करने की, वो बढ़ जाएगी। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने बहुत ज्यादा ठंडे पानी के अंदर आपने पैर रखा। अभी जब आप ठंडे पानी के अंदर पैर रखोगे तब आपको बहुत ज्यादा मतलब फील होगा कि यार बहुत ज्यादा ठंडा है, नहीं मैं नहीं रह सकता। बट अगर आप सपोज 1 या 2 मिनट उसके अंदर रह लिए, आपको ये लगेगा कि यार इस ठंडे पानी के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड रह सकता हूँ। बट अगर आप ठंडे पानी के अंदर एक बार बैठ गए, ठीक है, 30-40 सेकंड के लिए, तो आपकी जो सेंसेशन है वो कम हो जाएगी, अब आपकी टॉलरेंस बढ़ जाएगी। तो यही होता है स्ट्रेचिंग के केस में भी। अभी आपको यहाँ पे पेन फील होगी, आपको बहुत ज्यादा टेंशन फील होगी, बट जब आप स्ट्रेचिंग करते रहोगे, जो आपकी टॉलरेंस की पावर है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अब आप और स्ट्रेच कर पाओगे। आपने मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं बढ़ाया, बस आपने अपनी टॉलरेंस को बढ़ा लिया, जिसकी वजह से अब आप और रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर कर पाओगे। और इसके ऊपर हमारे पास रिसर्च भी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो आपकी बॉडी है उसके पास एक्सीलेंट रीजंस है और आपको बहुत ज्यादा वो सेंसरी क्यूज देती है, जैसे पेन आपको फील करवाएगी, अनकंफर्टेबल फील करवाएगी, आपको वहां पे रोकेगी जाने से। बट अगर आप उसको ओवर रूल करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब आप ये रिसर्च देखो, ये हमें 2010 पेपर दिखाता है कि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो स्ट्रेचिंग करने से आपकी मसल की लेंथ नहीं बढ़ रही, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ रही, आपकी सेंसेशन, जो आपकी टॉलरेंस है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप और स्ट्रेच कर पा रहे हो। मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था ना कि अगर आपने ठंडे पानी के अंदर पैर रखा तो अभी आपको लगेगा कि यार नहीं बहुत ज्यादा मतलब ठंडा है, मैं इसके अंदर ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता। बट अगर आप उसी पोजीशन में अगर आप बैठ गए 1-2 मिनट के लिए, तो अब आप उसको ज्यादा देर तक टॉलरेट कर सकते हो। तो यही चीज स्ट्रेचिंग के साथ होती है। मतलब जब उन्होंने एक सेशन परफॉर्म किया तो रिसर्च ने ये फाइंड आउट किया कि आपकी मसल की लेंथ नहीं बढ़ी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ी, आपकी जो सेंसेशन है उसको टॉलरेट करने की वो बढ़ गई, जिसकी वजह से अब आप ज्यादा रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर कर पा रहे हो। बट वो एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि शायद वहां पे कोई खतरा है, वहां पे शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
और आप स्ट्रेच कर करके वो रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर कर रहे हो। ये स्टडी ने भी सेम चीज की कि जब आप सपोज आपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, था ना, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, तो जब आपने सपोज 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, तो आपने 1 महीने तक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका जो रेंज ऑफ मोशन है वो 1 डिग्री से बढ़ा 5 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद। बट मतलब 1 महीना उन्होंने स्ट्रेच किया कंटिन्यूसली और वो 1 डिग्री से ही बढ़ा, 1 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। पर जब उन्होंने ज्यादा फोर्स लगाया, उन्होंने 5 की जगह 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो रेंज ऑफ मोशन 8 डिग्री से बढ़ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब जो आपकी टॉलरेंस है, जो आपकी सेंसेशन है, टॉलरेंस आपकी बढ़ गई और आप और ज्यादा स्ट्रेच कर पा रहे हो। तो इसका मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, आपकी टॉलरेंस इंक्रीज हुई। तो इसीलिए क्या हमें वो टॉलरेंस को इंक्रीज करना चाहिए? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें भी उन्होंने सेम चीज फाइंड आउट की कि जब आप स्ट्रेच करते हो तो आपकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप और ज्यादा रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे हम नर्वस सिस्टम को ट्रिक करते हैं। जैसे सपोज करो कि आपने ना अपनी टोस को टच करने की कोशिश की। आप देखोगे कि आप सर्टेन लेवल तक जा पा रहे हो, सर्टेन डिग्रीज तक जा पा रहे हो। उसके बाद ना आप क्या करना, अपनी ना अपर बॉडी को स्ट्रेच करना। ये मेरे साथ कर सकते हो। पहले आप अपने टोस को टच करने की कोशिश करो, उसके बाद ना आप अपर बॉडी का कोई स्टैटिक स्ट्रेच परफॉर्म करो, ये स्ट्रेच परफॉर्म करो, स्टैटिक स्ट्रेच परफॉर्म करो। अब आप दोबारा से टोस को टच करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी टॉलरेंस बढ़ गई, आपने अपने नर्वस सिस्टम को ट्रिक कर दिया। आप ट्राई कर सकते हो यहां बैठे बैठे, पहले आप अपने टोस को टच करने की कोशिश करो और उसके बाद आप एक स्टैटिक स्ट्रेच करो अपर बॉडी का। फिर जब आप लोअर बॉडी पे जाओगे ना, दोबारा से स्ट्रेच करना है, टोस को टच करना है, तो आप अब ज्यादा रेंज ऑफ मोशन में जा पाओगे, आप ज्यादा टोस के पास जा पाओगे। पहले शायद अगर आप टोस को टच नहीं कर पा रहे थे, अब आप टोस को टच कर पाओगे, तो मतलब आपकी टॉलरेंस बढ़ गई। पर ये एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, आप बस वो पेन से यूज टू हो रहे हो, आप टॉलरेंस को बढ़ा रहे हो अपनी। सो वी सी ऑल द टाइम पीपल हु आर वेरी फ्लेक्सिबल हु गेट इंजर्ड। आप हमेशा देखोगे कि जो लोग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं ना, तो वहां पे भी वो इंजर्ड होते हैं। लंबे मसल्स का ये बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप इंजर्ड नहीं होगे। सपोज करो आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, आप शॉर्टन पोजीशन के अंदर भी इंजर्ड हो सकते हो। इसका ये कैसे मतलब हुआ कि आप इंजर्ड नहीं होगे? अगर आप ज्यादा रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर कर सकते हो, इसका ये मतलब है ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे भी इंजरी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लेंथन पोजीशन में ही इंजरी लोगे, शॉर्टन पोजीशन के अंदर भी आप इंजरी ले सकते हो। जैसे अगर आप जिम्नास्ट की बात करो, कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स की बात करो, आप देखोगे उनको बहुत सारी इंजरीज होती हैं। और हमारे पास रिसर्च भी है जो दिखाती है कि जो लोग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी जो इंजरी का रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो लंबे मसल्स का ये मतलब नहीं है कि आप कम इंजर्ड होगे। और आप देखोगे जो बहुत ज्यादा मतलब ऊपर वाले लेवल्स के एथलीट्स हैं, वो अपने टोस को टच ही नहीं कर पाते। तो इसका ये मतलब है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है? नहीं, हर एक बंदे का रेंज ऑफ मोशन डिफरेंट होता है। मैंने आपको बताया था बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं। जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैकेनिकल रीजंस हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो टोस अगर आप टच नहीं कर सकते, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। हर एक बंदे की फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। और हम तो ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए, तो शायद आपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स को ओवररूल कर दिया और अब आपके इंजरी के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए। मैं नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि उनको अभी बहुत ज्यादा इंजरीज से फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा थ्रो नहीं कर पाए। अब इसका ये मतलब है कि नीरज चोपड़ा फ्लेक्सिबल नहीं है? ठीक है, नीरज चोपड़ा तो बहुत बड़े एथलीट हैं, तो वो फ्लेक्सिबल ऑब्वियसली हैं, बट ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं होता कि आप इंजर्ड नहीं होगे। सो आपको अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन के अंदर ट्रेन करना है और आपको देखना है कि क्या आपका नर्वस सिस्टम आपको और ज्यादा रेंज ऑफ मोशन अलाउ कर रहा है। जैसे सपोज किसी ने नया नया जिम ज्वाइन किया और
अब वो बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं, अभी वो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक जा पा रहे हैं, उनके पास ज्यादा रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल नहीं है। शायद उनका नर्वस सिस्टम एक हाइपर प्रोटेक्टिव मोड में गया हुआ है और उनका रेंज ऑफ मोशन को भी लिमिट किया हुआ है, और धीरे धीरे आपने अपने नर्वस सिस्टम का कॉन्फिडेंस गेन किया और आपके नर्वस सिस्टम ने आपको ज्यादा रेंज ऑफ मोशन अलाउ किया। ऑन इट्स ओन आपने स्ट्रेचिंग करके रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की कोशिश नहीं की, आपको बस अपने अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में जो भी आपके पास रेंज ऑफ मोशन है उसके अंदर ट्रेन करना और देखना है क्या आपका नर्वस सिस्टम आपको और रेंज ऑफ मोशन अलाउ कर रहा है। अगर अलाउ कर रहा है दैट इज अ गुड थिंग, बट अगर अलाउ नहीं कर रहा तो वो आपको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स को ओवर रूल नहीं करना। सो कई लोगों का कहना है कि स्ट्रेचिंग आपकी इंजरी को कम कर देता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि ज्यादा लंबे मसल्स का मतलब कैसे कि आपकी इंजरीज कम हो जाएंगी। स्ट्रेचिंग से आपकी इंजरी कम होती है, इसके बारे में हम रिसर्च देखते हैं। मैंने आपको मैकेनिकली और न्यूरोलॉजिकली तो बता दिया कि स्ट्रेचिंग से आपकी इंजरी कम नहीं होती, बट हम देखते हैं क्या स्ट्रेचिंग से आपकी इंजरी कम होती है। हम हमेशा देखते हैं जो लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जो योगा करते हैं, आपके जिमनास्ट हो गए, उसके बाद कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स हो गए, जिनके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनकी इंजरी ज्यादा होती है। ये स्लाइड में मैंने ये बताया। अब आप देखो यहाँ पे स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंपेयर किया इंजरी प्रिवेंशन के लिए कि इंजरी कौन सबसे ज्यादा रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखा गया इस रिसर्च के अंदर कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी जो इंजरीज हैं वो 1/3 से कम हो रही हैं, और जो ओवरयूज इंजरीज हैं वो ऑलमोस्ट आधी होगी। बट स्ट्रेचिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर हम स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंपेयर करें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जो आपकी इंजरीज है वो 1/3 से कम होगी, जो ट्रोमेटिक इंजरीज है, और जो आपकी ओवरयूज इंजरीज हैं वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई। ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरी जो है वो 1/3 से कम होगी, जो ओवरयूज इंजरीज हैं वो आपकी ऑलमोस्ट आधी होगी। बट स्ट्रेचिंग से कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी इंजरीज कम करता है, स्ट्रेचिंग आपकी इंजरीज कम नहीं करता। उल्टा स्ट्रेचिंग आपकी इंजरी बढ़ा सकता है अगर आप ज्यादा रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। यहां पे देखा गया कि जो लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल थे उनको ज्यादा इंजरी देखने को मिली। मतलब जो लोग ज्यादा हाइपर मोबाइल थे उनको ज्यादा इंजरी देखने को मिली। मेरे ख्याल से ये नी इंजरी के रिलेटेड था, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, लोअर लिम्ब इंजरीज के रिलेटेड था। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया कि जो लोग ज्यादा हाइपर मोबाइल थे वो ज्यादा इंजर्ड हुए एज कंपेयर टू जो लोग कम, जिनके पास कम फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो यहां पे देखा गया, ये 2005 रिव्यू पेपर में देखा गया, तो यहाँ पे अगर आप लोअर बॉडी की इंजरी रिडक्शन की बात करो तो स्ट्रेचिंग से कोई भी इफेक्ट नहीं देखा गया आपकी इंजरी को रिड्यूस करने में। अब आप रिसर्च को ट्रस्ट नहीं करोगे तो किसको ट्रस्ट करोगे आप? ठीक है, ये सारे पेपर्स आप देख सकते हो, मैं इनको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप खुद जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है जो दिखाता है कि स्ट्रेचिंग से आपकी इंजरीज कम नहीं होती। सेम यहाँ पे यही देखा गया कि स्ट्रेचिंग से आपका सोरनेस भी कम नहीं होती, आपकी इंजरीज भी कम नहीं होती, और आपकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो भी ज्यादा इनहैंस नहीं होती। और यहाँ पे देखा गया कि जो लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं उनकी 3 गुना से ज्यादा शोल्डर की इंजरीज थी। आप ये भी जाके पढ़ सकते हो। इस पेपर में देखा गया कि स्ट्रेचिंग को रिटायर कर देना चाहिए, कि स्ट्रेचिंग को कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स नहीं है, स्ट्रेचिंग एक तरह से टाइम वेस्ट है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और आप अगर एडिशनल स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो आपको कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो स्ट्रेचिंग अगर हम फिटनेस से रिमूव भी कर दें और अगर हम सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करें तो वो भी हमें जितने बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो मिल जाएंगे। So there is no evidence to show that stretching is better than strength training. अब कई लोग बोलेंगे कि जब हम फिजियोस के पास जाते हैं, हम रिहैब करने जाते हैं, तो वहां पे हमें स्ट्रेचिंग करवाई जाती है, और वहां पे हमने देखा कि यार जो लोग हैं वो इंजरी से रिकवर कर जाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमने बहुत स्टार्टिंग के अंदर ये एस्टैब्लिश किया था कि स्ट्रेचिंग भी एक तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही है। अगर सपोज करो कोई अभी इंजरी से वापस आ रहा है और
उनको लो डोजेस ऑफ फोर्स चाहिए, और उस केस के अंदर अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो आप मसल को टेंशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहां पे भी आप एक तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कर रहे हो। और शायद अभी उनको वो लो डोजेस ऑफ फोर्स चाहिए अपनी प्रोग्रेस करने के लिए, और इवेंचुअली अगर हम उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर डालेंगे तो वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और मैं तो ये भी बोलूंगा, मैंने बहुत सारे रिहैब क्लाइंट्स के साथ काम किया है, और बहुत सारे मैंने एथलीट्स के साथ भी काम किया है, जिनको भी इंजरी होती है, अगर आप उनको लो डोजेज ऑफ फोर्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भी दोगे, अगर आप उनको जिम भी लेके जाओगे और उनको सपोज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़े या फिर बहुत ज़्यादा कम वेट से उनको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़े लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन में, तो वो भी उनके रिहैब के अंदर उनको हेल्प करेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे पास अराउंड 55-ईयर-ओल्ड क्लाइंट आए थे, उनको आर्थराइटिस था, और जब वो लेग एक्सटेंशन लगाते थे ना, तो उनको नी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने क्या किया, हमने आइसोमेट्रिकली मैनुअल रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, मतलब जैसे वो लेग को यहाँ पे रोक के रख रहे हैं और कोई उनके हाथ से उनके पैरों के ऊपर फोर्स लगा रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके क्वाड्स काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमने उनका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाया और अब वो लेग एक्सटेंशन भी कर पा रहे हैं। तो जो स्ट्रेचिंग है वो भी एक तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही है। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप स्ट्रेचिंग पैसिवली कर रहे हो और अपने रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही बात की है कि सम सजेस्ट कि स्ट्रेचिंग रिहैब के अंदर यूज होती है, बट आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेचिंग भी एक तरह से लो डोज ऑफ फोर्स एप्लीकेशन है। सो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कई मसल्स तो ऐसे हैं जिनको आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच ही नहीं कर सकते, जैसे आपका ब्रेकियालिस हो गया, जैसे आपके क्वाड्स हो गया। अभी बात करते हैं, जैसे ब्रेकियालिस है, वो आपका अपर आर्म से स्टार्ट होके, आपके ह्यूमरस से स्टार्ट होके आपके जाके अल्ना के ऊपर अटैच हो जाता है। अब आप सपोज स्ट्रेच कर रहे हो, अब इसके आगे आप उसको स्ट्रेच ही नहीं कर सकते। जैसे हैमस्ट्रिंग को हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग को हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे हम हिप को भी फ्लेक्शन के अंदर लेके जा सकते हैं और नी को भी हम एक्सटेंशन के अंदर लेके जाके उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। बट हम ब्रेकियालिस को इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आगे आप कैसे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बोन टू बोन कॉन्टैक्ट आ गया, अब इसके आगे हम जा ही नहीं सकते। अब आप क्वाड्स का देख लो, अगर हम क्वाड्स की बात करें, जो आपके क्वाड्स के 4 मसल होते हैं, एक तो रेक्टस फेमोरस और बाकी 3 मसल्स, और जो आपका रेक्टस फेमोरस होता है वो आपके हिप को भी क्रॉस करता है और आपके नी को भी क्रॉस करता है। तो अब आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो अगर आप अपने हिप को एक्सटेंशन में लेगे और नी को फ्लेक्शन में लेगे, क्योंकि वो दोनों जॉइंट्स के ऊपर लेंथन हो गया। बट बाकी 3 मसल्स को आप कैसे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट तक स्ट्रेच करोगे, क्योंकि आपकी एनाटमी ही बीच में आ जाएगी। अगर आपने स्ट्रेच करने की कोशिश की, आपका हिप बीच में आ जाएगा जैसे यहाँ पे, तो अब आप उसको इतनी लॉन्गर लेंथ के ऊपर लेके जा ही नहीं सकते जैसे आप हैमस्ट्रिंग को लेके जा सकते हो। तो कई मसल्स को आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच ही नहीं कर सकते। अब कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि आप ऐसा पोज करके कर लो, वैसा पोज करके कर लो, बट आप क्वाड्स को ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। दो 3 मसल्स हैं क्वाड्स के, रेक्टस फेमोरस की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो हिप को भी क्रॉस करता है, बट बाकी 3 मसल्स को आप इतना स्ट्रेच ही नहीं कर सकते। और अगर आप सपोज यहाँ पे ग्लूट्स को भी स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी बॉडी ही बीच में आ जाएगी, आपकी खुद की एनाटमी बीच में आ जाएगी, और अगर कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो अब वो इस पॉइंट के आगे लेके जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए कई मसल्स को आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर ही नहीं सकते। आपका ब्रेकियालिस हो गया, आपका ब्रेकियोरेडियालिस हो गया, आपका टिबियालिस इंटीरियर हो गया, क्योंकि अगर आपको अपने टिबियालिस इंटीरियर को स्ट्रेच करना है तो आपको बहुत ज्यादा प्लांटर फ्लेक्शन करनी पड़ेगी, और बहुत सारे लोगों के पास उतनी प्लांटर फ्लेक्शन होती ही नहीं है, और अगर किसी के पास है भी तब भी वो सिग्निफिकेंट अमाउंट तक अपने टिबियालिस इंटीरियर को स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो कई मसल्स तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल ही नहीं होते। आपका पेक माइनर हो गया, जो आपका पेक माइनर है वो आपके रिब्स से स्टार्ट होके आपके स्कैपुला के ऊपर जाके अटैच होता है, कोराकोइड प्रोसेस के ऊपर जाके अटैच होता है। और अगर आपको उसको स्ट्रेच करना है तो आपको अपने जो स्कैपुला है उसको एलिवेट करना होगा, और आप स्कैपुला को इतना ज्यादा एलिवेट कर ही नहीं सकते कि आप पेक माइनर को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लो। इसीलिए कई मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकते। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेचिंग फॉर वार्म अप। अगर हम बात करें स्ट्रेचिंग फॉर वार्म अप, लोग ज्यादातर डायनेमिक स्ट्रेचिंग करते हैं वार्म अप के लिए, मतलब वो ऐसे करेंगे और उनको लगेगा कि वो अपनी चेस्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे करेंगे, उनको लगेगा कि वो अपने लैट्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। अब आप देखो,
आप इनर्शियल इफेक्ट्स को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप इनर्शियल इफेक्ट्स को भी काउंट करोगे तो स्टार्टिंग ऑफ द रेंज ऑफ मोशन में और यहाँ पे आपके पेक्स भी काम करेंगे थोड़े बहुत। बट अगर हम देखें, यहाँ पे ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है और यहाँ पे आपका शोल्डर यूज हो रहा है। एक तरह से आप यहाँ पे आइसोमेट्रिक होल्ड कर रहे हो अपने एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए, तो यहाँ पे आपके मसल्स काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे भी कर रहे हो, यहाँ पे एक तरह से आप फ्रंट रेस कर रहे हो, आपका लैट्स ही स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपके एंटीरियर डेल्टॉइड काम कर रहे हैं। अगर आपको अपने लैट्स को काम करवाना है तो रेजिस्टेंस उस सामने वाली डायरेक्शन से आनी चाहिए और फिर मैं ऐसे खींचूंगा और फिर मैं ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा, तब जाके मेरे लैट्स स्ट्रेच होंगे। बट अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है। जैसे अगर आपको याद हो स्कूल के अंदर क्या होता था, मेरे स्कूल के अंदर तो होता था, हमें ऐसे पीटी एक्सरसाइजेस करवाते थे, तो ये भी एक तरह से एक्सरसाइज है। और अगर हम ये एक्सरसाइज ही कर रहे हैं तो हमें वार्म अप कैसे करना चाहिए? अगर हमें बेंच प्रेस परफॉर्म करनी है तो हमें ये या फिर ये करने की क्या जरूरत है? हमें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शंस करने की जरूरत है। अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो अगर आप उसी मूवमेंट को रेप्लिकेट करोगे लाइटर वेट से, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। ये या ये करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रमोट होनी चाहिए आपके मसल के अंदर, वो बेंच प्रेस करके भी हो जाएगी लाइटर वेट से। जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन, जो हमें मूवमेंट पता होनी चाहिए कि यार ये वाली मूवमेंट हम करने लगे हैं, तो बेंच प्रेस करके वो ज्यादा अच्छे से होगी ना। ये करके कैसे होगी? हम करना तो बेंच प्रेस चाह रहे हैं, बट हम ये कर रहे हैं, शोल्डर रोटेशंस कर रहे हैं। जो आपके मसल्स रेडी होने चाहिए, जो आपके एगनिस्ट हैं, एंटेगनिस्ट हैं, जो आपके जॉइंट मैनेजर्स हैं, जैसे सपोज करो अगर आप अपनी चेस्ट को काम करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके जॉइंट मैनेजर्स हैं, आपके बैक के मसल्स हैं, तो वो जो रेडी होने चाहिए को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो वो आपकी बेंच प्रेस से ही रेडी हो जाएंगे, वार्म अप सेट से। तो अगर आपको वार्म अप करना ही है तो आपको स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शंस के साथ वार्म अप करना है। अगर आपको लैट पुल डाउन परफॉर्म करनी है तो आप लैट पुल डाउन के ही वार्म अप सेट्स लो। ऐसे करके ये ऊपर नीचे करके कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरह से एक्सरसाइज ही है। अगर कोई बहुत ज्यादा डीकंडीशन्ड क्लाइंट है जो जिसके लिए अपनी आर्म को लिफ्ट करना ही बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए ये भी एक्सरसाइज है। कई लोग तो अपनी लेग को लिफ्ट करते हैं, उनके लिए वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। जैसे कई लोग बेड के ऊपर बेड रिडन हो जाते हैं और उनको जब बेड रिडन से एक्सरसाइज करवानी हमें पड़ती है तो हमें बहुत ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। उनका बॉडी वेट ही उनके लिए बहुत ज्यादा होता है, वो तो वॉक भी नहीं कर पाते। तो ये भी एक तरह से एक्सरसाइज है, यहाँ पे भी आपके मसल्स काम कर रहे हैं। तो जब आपको एक्सरसाइज ही करनी है तो आप स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शंस के साथ करो। अगर आपको बेंच प्रेस करनी है तो आप बेंच प्रेस परफॉर्म करो, अगर आपको शोल्डर प्रेस करनी है तो आप शोल्डर प्रेस परफॉर्म करो। तो इसीलिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो करने में कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा आप मत करो, अगर आप करना चाहते हो तो करो। बट जो लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं, जो लोग ज्यादा एफिशिएंट रहना चाहते हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है। ये रिसर्च के अंदर देखा गया कि जब आप स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद करते हो, स्प्रिंटिंग, जंपिंग और चेंज इन डायरेक्शन के लिए, तो कोई भी आपको इफेक्ट नहीं मिलता, कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, आपको अच्छा जरूर फील हो सकता है, बट अच्छा फील होने के अलावा आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ वार्म अप करने लग जाओगे ना, तो आपको उससे भी अच्छा फील होने लग जाएगा। मैं कितने सालों से ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरे सारे क्लाइंट्स ऐसे ही कर रहे हैं और किसी को भी इंजरी नहीं हुई। हमारा इंजरी जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि हमें पता है कि कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग फॉर सोरनेस की। लोगों का कहना है कि स्ट्रेचिंग से मसल सोरनेस कम हो जाती है। हमने पहले ही एस्टैब्लिश कर लिया कि स्ट्रेचिंग से आपकी हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। स्ट्रेचिंग एक तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, तो कैसे स्ट्रेचिंग से आपकी सोरनेस कम हो सकती है? उल्टा स्ट्रेचिंग से आपकी सोरनेस बढ़ सकती है। अगर मेरे को पीछे कोई खींच रहा है, यहाँ पे मेरे मसल्स काम कर रहे हैं, मैंने पहले ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन के अंदर अपने मसल्स को बहुत ज्यादा टेंशन प्रोवाइड की, उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग करके और ज्यादा टेंशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरी सोरनेस कम होगी या मेरी सोरनेस बढ़ेगी? मेरी सोरनेस बढ़ेगी। सोरनेस बेसिकली होती क्या है? सोरनेस बेसिकली होती है जब आप माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट करते हो मसल टिश्यू के अंदर, और सोरनेस एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है हाइपरट्रॉफी के लिए। अब इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है। सोरनेस जो होती है वो मसल डैमेज की वजह से होती है,
और जो प्राइमरी ड्राइवर ऑफ हाइपरट्रॉफी है वो मैकेनिकल टेंशन है, इसीलिए सोरनेस एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। और स्ट्रेचिंग करके आपकी सोरनेस कम नहीं होगी, सोरनेस आपकी बढ़ेगी। और इसके ऊपर रिसर्च बहुत ज्यादा क्लियर है। ये पेपर दिखाता है कि स्ट्रेचिंग करने से आपकी सोरनेस बिल्कुल भी कम नहीं होगी। उसके बाद ये 2003 पेपर दिखाता है कि चाहे आप अल्ट्रासाउंड कर लो, उसके बाद क्रायोथेरेपी कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, होम्योपैथी कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी जो मसल सोरनेस है वो कम नहीं होने वाली। और मैंने आपको पहले भी एक पेपर दिखाया था जिसने दिखाया था कि इंजरीज, सोरनेस के लिए या फिर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए स्ट्रेचिंग का कोई भी मेजर रोल नहीं है। ये भी सेम दिखाता है कि आप वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद अगर स्ट्रेचिंग कर लो तो कोई भी आपको इफेक्ट नहीं होता। सारी रिसर्च मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा, अगर आप में से किसी को भी मेरे को चैलेंज करना तो कर सकता है, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूं ना जो ओपन टू लर्न, और मेरे को पता है मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ चीजों को लेके, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी लिटरेचर पढ़ी है और ये लेक्चर प्रिपेयर करने में मेरे को 100 घंटे से भी ज्यादा लग गए। ये रिसर्च इंजरी से रिलेटेड है, मेरे को आपको पहले दिखानी थी, बट चलो आप अभी देख लो। इसके अंदर 2 ग्रुप्स थे सोल्जर्स के, और एक ग्रुप ने स्ट्रेचिंग की और एक ग्रुप ने कुछ भी नहीं किया। तो ये देखा गया जिन्होंने स्ट्रेचिंग की उनकी इंजरी स्लाइटली, बहुत स्लाइटली ज्यादा थी, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनकी स्लाइटली जो इंजरी रेट था वो कम था। मतलब यहाँ पे 50 होगा और यहाँ पे 48 होगा। तो स्ट्रेचिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं था इंजरी के ऊपर, और मसल सोरनेस के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब देखो, सोचने वाली बात है, थोड़ा सा ना दिमाग खोल लो। अभी यहां पे ना 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप ने क्या किया, एक ग्रुप ने स्ट्रेचिंग की हर रोज 1 घंटे के लिए 7 दिनों के लिए, और एक ग्रुप ने 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और उनको मेरे ख्याल से 10-20 मिनट लगे होंगे। तो ये देखा गया कि 12 हफ्ते के बाद, मेरे आई गेस 12 हफ्ते के बाद दोनों के अंदर सेम लेवल ऑफ हाइपरट्रॉफी थी, पर इनको हर रोज 1-1 घंटा लगाना पड़ा, 7 घंटे लगाने पड़े, और इनको एवरेज 1 हफ्ते के अंदर सिर्फ 60 मिनट लगाने पड़े। तो दोनों के अंदर हाइपरट्रॉफी देखी गई। तो इससे हमें क्या समझ में लगता है कि अगर स्ट्रेचिंग से हाइपरट्रॉफी हो सकती है, मतलब वो मसल डैमेज क्रिएट कर रहा है ना। अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा मसल डैमेज हो रहा है, माइक्रो ट्रॉमा हो रहा है मसल टिश्यू के अंदर, तो अगर स्ट्रेचिंग भी हाइपरट्रॉफी को प्रमोट कर रहा है तो इसका मतलब उससे भी माइक्रो ट्रॉमा कुछ लेवल तक को हो रहा है ना। तो स्ट्रेचिंग आपकी सोरनेस को कम करेगा या बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमें सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, हाइपरट्रॉफी के, फ्लेक्सिबिलिटी के। तो हमें स्ट्रेचिंग पे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे उन्होंने 7 घंटे किया, यहाँ पे उन्होंने 60 मिनट किया 1 हफ्ते में। टाइम एफिशिएंसी, उसके बाद अच्छे से ट्रेन कर पाए पूरे रेंज ऑफ मोशन के अंदर। तो ये सोचने वाली बात है। ये भी स्टडी, सिमिलर स्टडी है, जिसने देखा कि जब स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंपेयर किया गया और स्ट्रेचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया गया और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम टाइम के लिए की गई, तो इक्वल अमाउंट ऑफ हाइपरट्रॉफी देखी गई। बट हमारे पास ऐसी भी रिसर्च है, अगर हम सपोज करो स्ट्रेचिंग वाला ग्रुप भी 20 मिनट करे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला ग्रुप भी 20 मिनट करे, तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे हाइपरट्रॉफी के एज कंपेयर टू स्ट्रेचिंग। सो इसमें देखा गया कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग से आपका जो पोस्ट एक्सरसाइज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो बढ़ सकता है, और जो आपकी स्ट्रेचिंग है वो आपकी रिकवरी टाइम को थोड़ा डिले कर सकता है। तो इसका मतलब स्ट्रेचिंग से सोरनेस कम नहीं होती। सो बात करते हैं स्ट्रेचिंग फॉर एथलीट्स की। तो लोगों का एक आर्ग्यूमेंट है कि क्या एथलीट्स को स्ट्रेच करना चाहिए? अगर एथलीट स्ट्रेच करे तो हमें भी स्ट्रेच करना चाहिए। पहले तो एथलीट्स और हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरी बात, अगर कोई जिम्नास्ट है, कोई कैलिस्थेनिक एथलीट है और उनको वो डीपर रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर करना है, तो उनको स्ट्रेचिंग करनी ही पड़ेगी। उनके लिए उनके स्पोर्ट का सवाल है, उनका करियर का सवाल है, तो उनको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्ट्रेचिंग करनी है। शायद उनके लिए वो अनसेफ हो, फिर भी वो स्ट्रेचिंग करेंगे, उनके लिए वो वर्थ इट है, पर आपके लिए वो वर्थ इट नहीं है। और क्या सारे एथलीट्स को स्ट्रेच करना चाहिए? कोई फुटबॉलर है, क्या उसके लिए जरूरी है कि वो अपने टोस को टच कर पाए? नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं है।
तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारे एथलीट्स को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, कि जितना एक जिमनास्ट फ्लेक्सिबल है उतना एक फुटबॉलर को भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। शायद जो फुटबॉलर है उसको कोई सर्टेन रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर करने के लिए स्ट्रेचिंग चाहिए हो सकती है, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे एथलीट्स को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जब स्टैटिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म की गई अपनी कोई भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से पहले, तो ये देखा गया कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। इस रिसर्च के अंदर भी ये देखा गया कि अगर 60 सेकंड से हम ज्यादा स्ट्रेच करें, स्टैटिक स्ट्रेचिंग को होल्ड करें, तो जो आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। यहां पे भी ये देखा गया कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग करने से जो आपकी एक्सप्लोसिव फोर्स की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए वर्कआउट से पहले। और ये तो बहुत सारे लोग बोलते ही हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एथलीट्स को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, अगर उनको वो डीपर रेंज ऑफ मोशन में जाना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है, वर्कआउट के बाद कर सकते हैं, शायद वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट आपको स्ट्रेच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये एक इन्फॉर्म डिसीजन है जो आपको लेना चाहिए। तो जब मैं लोगों को बोलता हूं कि आपको स्ट्रेचिंग करने का कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता, उनमें से कई लोग बोलते हैं कि हमें स्ट्रेचिंग करके अच्छा फील होता है, तो ये एक बहुत अच्छा रीजन है स्ट्रेचिंग करने का। अगर आपको स्ट्रेचिंग करके अच्छा फील होता है तो आपको कोई रोक नहीं रहा, मैं आपको रोक नहीं रहा, बट मेरा ये कंसर्न है कि स्ट्रेचिंग हमेशा आप एक्टिव रेंज के अंदर करो। मतलब सपोज आपको स्ट्रेच करना है, तो अगर आप इसके आगे नहीं जा सकते तो आप किसी को बोलो मत कि वो आपको पैसिवली पुश करे, या फिर आप अपने दूसरे हाथ से पैसिवली पुश मत करो। आप स्ट्रेचिंग करो बट एक्टिव रेंज के अंदर करो, खुद से स्ट्रेच करो, ऐसे करो। अगर आप दूसरे हाथ से भी ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ये भी एक तरह से पैसिव स्ट्रेचिंग होगी। आपको अपने रेंज ऑफ मोशन को रिस्पेक्ट करते हुए स्ट्रेचिंग करनी है। अगर आप वैसे करोगे तो आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और आप स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स भी ले पाओगे। बट अगर आप बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो, जैसे आप ऐसे पैक को स्ट्रेच कर रहे हो, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आपको स्ट्रेचिंग करनी है और आपको अच्छा फील होता है तो आप करो, बट एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में करो, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो ये एक बहुत अच्छा रीजन है स्ट्रेचिंग करने का। अब हम बात कर लेते हैं, क्या योगा बुरा है? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार योगा में तो सिर्फ स्ट्रेचिंग ही होती है, तो योगा बुरा है। नहीं, योगा बुरा नहीं है। हम बोल सकते हैं कई आसनास बुरे हैं जो आपको फोर्स करते हैं बहुत ज्यादा रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर करने से, बट ऐसे बहुत सारे आसनास हैं जो आपकी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में रह के हो सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से योगा भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही है। आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हो और आपका माइंड भी रिलैक्स होता है, तो आप योगा बिल्कुल कर सकते हो और आसनास बिल्कुल कर सकते हो, बट आप अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में रह के करो। आपको ऐसा नहीं है कि यार मेरे को तो पूरा स्प्लिट करना है फॉर नो रीजन। हाँ, अगर आप एक एथलीट हो तो आप कर सकते हो, बट अगर आपका कोई एथलेटिक गोल नहीं है तो आपको कोई भी स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, आपको फुल स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही तो वो प्रोटेक्टिव रीजंस की वजह से अलाउ नहीं कर रही। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो हमने डिस्कस किए थे, तो योगा बुरा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग क्या किसी के लिए अच्छा है। तो मैंने बोला कि जिनको अच्छा फील होता है स्ट्रेचिंग करके वो कर सकते हैं अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में, क्योंकि स्ट्रेचिंग भी एक तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। आप जिम आओ, वार्म अप सेट्स परफॉर्म करो, एक्सरसाइज परफॉर्म करो और घर जाओ। ना आपको वर्कआउट से पहले ना आपको वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं हाउ रेंज ऑफ मोशन इज रेगुलेटेड न्यूरोलॉजिकली। हम अब नर्वस सिस्टम की बात करेंगे कि कैसे रेंज ऑफ मोशन आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और मैं बहुत सिंपल वे से समझाऊंगा। शायद मेरे को सीखने में ये बहुत टाइम लग गया, मेरे को थोड़ा कम समझ में लगता था जब मैं स्टार्टिंग में इसको सीखना स्टार्ट किया था आज से 5-6 साल पहले, बट शायद मेरे टीचर्स इतने अच्छे नहीं थे। बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आप सबको समझ में लग जाएगा कि कैसे रेंज ऑफ मोशन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, कैसे रेगुलेट होता है रेंज ऑफ मोशन न्यूरोलॉजिकली। तो हम बात करेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स की। अब बहुत टाइप के सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, बट हम बात करेंगे आपके गोल्गी टेंडन ऑर्गन की और मसल स्पिंडल्स की। तो
गोल्गी टेंडन, ऑर्गन और मसल स्पिंडल्स की बात करने से पहले हम देखते हैं मसल बेली क्या होता है। तो देखो, मसल बेली होता है जो लार्जेस्ट और थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द मसल है। मतलब जो ये मसल है, तो ये जो लार्जेस्ट और थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द मसल है, इसको हम बोल देते हैं मसल बेली। जो आपके मसल स्पिंडल्स होते हैं ना, वो आपके मसल बेली के अंदर लोकेटेड होते हैं। मैंने आपको बताया ना मसल बेली क्या है, जो लार्जेस्ट और थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द मसल है। अब मसल स्पिंडल के अंदर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो, बंच ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स मेक अप मसल स्पिंडल्स। बंच ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स मेक अप मसल स्पिंडल्स। अब जो ये मसल स्पिंडल्स है ना, ये सेंसरी न्यूरॉन से और मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो सिग्नल लेके जाते हैं आपकी ब्रेन की तरफ, और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो सिग्नल वापस लेके आते हैं। अब ये मसल स्पिंडल करता क्या है, बेसिकली ये आपकी चेंज ऑफ लेंथ देखता है कि आप किस लेंथ के ऊपर हो। आप इस लेंथ के ऊपर हो, 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 और आपने कितनी तेज लेंथ चेंज की वो डिटेक्ट करता है। अब ये डिटेक्ट करेगा, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा ब्रेन की तरफ। अब ब्रेन के अंदर हम दो पार्ट्स की बात करेंगे, सेरेबेलम और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। जो सेरेबेलम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी कितनी लेंथ चेंज हो रही है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, और आपकी कॉन्ट्रैक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए कि मसल में कितनी टेंशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो आपका सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, वो बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन देखता है। मतलब सपोज करो कि अगर मैं आंखें बंद करके अपनी मसल की लेंथ चेंज कर रहा हूं, तब भी मेरे को पता चल जाएगा कि जो मेरा मसल है वो किस लेंथ के ऊपर है। वो लेंथन पोजीशन के अंदर है, वो शॉर्टन पोजीशन के अंदर है। मेरे को आंखें खोल के देखने की जरूरत नहीं है। सपोज करो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स इसको इंटरप्रेट ना करता होता, ठीक है, तो मेरे को फिर आंखें खोलना पड़ना था। अच्छा, मेरा मसल अब लेंथन पोजीशन में चले गया, अच्छा मेरा मसल अब शॉर्टन पोजीशन में चले गया। तो जो ये सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, ये प्रोप्रियोसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो मसल स्पिंडल है वो लेंथ को डिटेक्ट करता है, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, फिर जाते हैं आपके ब्रेन की तरफ, और फिर हमने दो पार्ट्स की बात की, हमारे सेरेबेलम की और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की, ठीक है। फिर सिग्नल वापस आता है कि मसल के अंदर कितनी टेंशन होनी चाहिए, मसल की क्या लेंथ है, एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। और फिर हमारे पास है यहाँ पे गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ये गोल्गी टेंडन ऑर्गन क्या है, ये बेसिकली जहां पे आपका टेंडन और मसल कनेक्टेड होता है ना, वहां पे ये लोकेटेड होता है, और ये देखता है कि आपके मसल के अंदर टेंशन कितनी है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन कि आपके मसल के अंदर टेंशन कितनी है, आपके सेंसरी न्यूरॉन से, उसके बाद आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा सिग्नल, फिर जाएगा आपके यहाँ पे ब्रेन की तरफ सिग्नल जाएगा, और फिर वहां पे इंटरप्रेट होगा। तो ये सारे इकट्ठे में रिस्पॉन्सिबल है आपके मसल लेंथ, आपकी टेंशन कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ इंटरप्रेट करने के लिए। आपकी जो बॉडी है वो कहाँ पे है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, आपका सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स उसको इंटरप्रेट करता है। तो ये सब इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये स्ट्रेचिंग से कैसे रिलेटेड है, बेसिकली ना, जैसे सपोज करो अगर आप स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हो, तो मसल स्पिंडल्स ने सिग्नल भेजा ब्रेन की तरफ, और ब्रेन ने देखा कि यार इसके अगर हम आगे जाएंगे ना तो यहाँ पे हमें खतरा है। तो फिर आपके ब्रेन ने उस पॉइंट के ऊपर टेंशन इंपोज कर दी, प्रोटेक्टिव टेंशन इंपोज कर दी। बट अगर आप सपोज स्ट्रेच करते रहे करते रहे करते रहे, तो अब आपने क्या किया, आपने अपने ब्रेन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करवाया कि नहीं, हम थोड़ा सा और रेंज ऑफ मोशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं। और अगर आप स्लोली गए वहां पे, ठीक है, अगर आप स्लोली वहां पे स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो ऐसे आप अपने ब्रेन को कॉन्फिडेंस गेन करवा सकते हो। बट सपोज करो अगर आप एकदम से तेज गए, तो आप देखोगे जब आप एकदम से तेज जाओगे ना, तो क्या होगा, आपने स्ट्रेच करने की कोशिश की और ना फिर आप अचानक से कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे। सपोज आपकी आर्म यहाँ पे है और अचानक से आपकी आर्म को किसी ने से पीछे धक्का दे दिया, पीछे धक्का दे दिया, तो अब क्या हुआ, एकदम से स्ट्रेच हुआ और एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब ये कैसे हुआ, इसको हम बोल देते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स।
बेसिकली होता क्या है कि मसल स्पिंडल्स ना डिटेक्ट करते हैं कि यार बहुत ज्यादा सडन चेंज इन लेंथ है, और ये ना सिग्नल भेजते हैं सेंसरी न्यूरॉन से आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड से ही आपका जो सिग्नल है वो डिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि पहले वो ब्रेन के पास जाए फिर वापस आए। और जैसे ये गया सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड पे और वापस आ गया कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अगर हमने बहुत ज्यादा और मतलब लेंथन कर दिया मसल को तो वहां पे कोई इंजरी हो सकती है। तो इसको हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स बोलते हैं। मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा तेज मसल की लेंथ को चेंज करने की कोशिश किया तो आपका स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्ट करेगा, और एक लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी और उसके बाद एक शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो हमने अभी बात की थी मसल स्पिंडल की। मसल स्पिंडल बेसिकली लेंथ को डिटेक्ट करते हैं, गोल्गी टेंडन ऑर्गन आपके मसल टेंशन को डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या है, अगर आपने बहुत ज्यादा तेजी से लेंथ चेंज करने की कोशिश की तो क्या होगा, आपका मसल स्पिंडल से सिग्नल जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा कि मतलब एकदम से लेंथनिंग और एक फिर शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। आपने देखा होगा कई लोग इसका फायदा उठाते हैं, जैसे वो बाइसेप कर्ल लगा रहे हैं, वो नीचे जाएंगे, जैसे नीचे गए इसेंट्रिक मोशन के अंदर, वो नीचे जाएंगे बहुत तेज और अचानक से वो ऊपर ले आएंगे, नीचे जाएंगे बहुत तेज और ऊपर ले आएंगे। अगर आप उनको बोलो कि स्लो स्लो लगाओ, शायद उनका फेलियर जल्दी आ जाए। तो वो इस स्ट्रेच रिफ्लेक्स का फायदा उठाते हैं। तो ये सारा नर्वस सिस्टम से ही रेगुलेट होता है। आपके नर्वस सिस्टम ने यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव टेंशन को इम्पोज किया हुआ है आपके मसल लेंथ को डिटेक्ट करके कि हाँ यार इस लेंथ के बाद हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारे लिए कुछ खतरा हो सकता है, शायद वहां पे कोई वनरेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में आपका गोल्गी टेंडन ऑर्गन, आपका मसल स्पिंडल्स कैसे काम करते हैं ये मैंने बताया आपको। ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल गया और यहाँ से डिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। क्या स्ट्रेचिंग से आपका लैक्टिक एसिड कम होता है? अब देखो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और ये थ्योरी ना बहुत सालों से डीबंक हो चुकी है, बट अभी भी लोग ये बिलीव करते हैं कि स्ट्रेचिंग से आपका लैक्टिक एसिड कम हो जाता है। तो चलो इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। अब इसके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके रिस्पॉन्स के अंदर बादल ने भी वीडियो बनाई थी, अनपढ़ बादल ने वीडियो बनाई थी, बट उसकी लास्ट वीडियो का मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि आपको ये लेक्चर देख के समझ में लग गया होगा कि ये सारी चीजें उसके ऊपर से जाती हैं, तो उसको समझाने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि मैं दीवार में सिर मार रहा हूं। आपका जो ब्लड का पीएच होता है वो 7 से 7.4 होता है, और लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब आप कुछ खाना खाते हो ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, और जब आप एक्सरसाइज करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, आप 10 रेप ट्रेनिंग करते हो, 6 रेप ट्रेनिंग करते हो, तो वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होके आपका लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो बाय प्रोडक्ट होते हैं एटीपी हाइड्रोलिसिस के। ठीक है, और जो ये लैक्टेट होता है ये आपके फटीग को कम करता है और आपको एक्सरसाइज करने के अंदर मदद करता है, मतलब आपकी एसिडिटी को कम करता है और आपके जो पीएच को इंक्रीज करता है, आपको ज्यादा हेल्प करता है। तो जो ये लैक्टेट है ये आपका फ्रेंड है, ये खराब नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपको एक्सरसाइज करने में मदद कर रहा है, ये आपकी एसिडिटी को कम कर रहा है। बट बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि यार लैक्टिक एसिड हमारे लिए खराब है, लैक्टेट हमारे लिए खराब है। ऐसा नहीं है। पहली बात तो लैक्टिक एसिड एग्जिस्ट नहीं करता आपकी बॉडी के अंदर, और जो लैक्टेट करता है वो आपको हेल्प करता है एक्सरसाइज करने के अंदर। और मैं एक फिजियोलॉजी का लेक्चर भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा, जिसको जाके आप देख सकते हो, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, या फिर मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। पहले ये लेक्चर 1-1.5 घंटे का हो चुका है, और मेरे को लगता है कि अगर मैं इसको और एक्सीड करूंगा तो वो 2 घंटे का बन जाएगा। लैक्टेट आपका फ्रेंड है, आपके लिए खराब नहीं है, और मैं रिसर्च पेपर्स भी लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके देख सकते हो अगर आपको और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बट मैंने सिंपल वे से आपको समझा ही दिया। कई लोगों का कहना है कि स्ट्रेचिंग से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। अरे जब एक्सरसाइज करते हो तब क्या होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी चाहिए आपके मसल के अंदर वो एक्सरसाइज करके ही हो जाती है। स्ट्रेचिंग करके आपका एडिशनल ब्लड फ्लो कैसे बढ़ जाएगा, ज्यादा ब्लड फ्लो कैसे बढ़ जाएगा, आपकी रिकवरी कैसे प्रमोट हो जाएगी, जब मैंने आपको बताया कि स्ट्रेचिंग भी एक तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही है। अब आप ये चीजें देखते हो कॉमन सेंस के नजरिए से और आपको समझ में लगता है यार मैं क्या बोल रहा हूं। स्ट्रेचिंग तो सोरनेस को बढ़ा सकता है, क्योंकि स्ट्रेचिंग तो हाइपरट्रॉफी भी इंड्यूस कर सकता है, हमने देखा था ना।
तो स्ट्रेचिंग एडिशनल करके क्या फायदा? कॉमन सेंस है ये। आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तब क्या हो रहा है, फिर एडिशनल स्ट्रेचिंग करके क्या फायदा? आप और ज्यादा डैमेज क्रिएट कर रहे हो, रिकवरी को प्रमोट नहीं कर रहे, रिकवरी को आप डिले कर रहे हो। बहुत कॉमन सेंस है ये तो मेरे को समझाने की भी जरूरत नहीं है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर आपको स्ट्रेचिंग करना पसंद है तो आप कर सकते हो, वर्कआउट से पहले करो, वर्कआउट के बाद करो, बट अगर आपको टाइम एफिशिएंसी रखनी है, आप जिम जाओ, वार्म अप सेट्स परफॉर्म करो, उसके बाद एक्सरसाइज परफॉर्म करो और घर जाओ। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। घर जाके खाना खाओ अपना। ये लेक्चर बनाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, जो मैंने आपको 2 घंटे के अंदर डिलीवर कर दिया। पर कई लोगों ने क्या किया, जब मैंने स्ट्रेचिंग के ऊपर वीडियो बनाई मेरे को गालियां दी, अनफॉलो, भाई तू गलत बोल रहा है। आपने एक्सप्लोर किया है, मैंने एक्सप्लोर किया है। जो भी चीज मैं बोलता हूं, अब 60 सेकंड्स के अंदर मैं बहुत थोड़ा बता सकता हूं, और जो बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस हैं वो ज्यादा लोग देखते नहीं। इस वीडियो के ऊपर भी कम व्यूज आएंगे। तो अगर आपने उस टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर ही नहीं किया तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? बहुत सारे लोगों ने मेरे को गालियां लिखी, अनफॉलो लिया, बट आपको ये लेक्चर देख के पता लग ही गया होगा। अब मेरा तो फायदा ये बोल के कि स्ट्रेचिंग आपको करनी चाहिए वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, मेरे तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे, बट मैं आपको गलत नहीं बोल सकता। शायद तभी मेरे इतने कम फॉलोअर्स हैं और बाकी लोगों के ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि मेरे को अगर एक भी बंदा फॉलो करता ना, और एक भी बंदे ने ये लेक्चर देखा और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, मेरे लिए वही काफी है। आप गालियां दो, जो मर्जी करो, मेरा सिर्फ एक ही गोल है, मैं एजुकेट करने आया हूँ और मैं सही एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो कितनी भी आपको लगे कि यार, मतलब हार्श ट्रुथ बोल सकते हो आप इसको एक तरह से। तो ये था हमारा स्ट्रेचिंग के ऊपर लेक्चर, और जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना आपको एक्सप्लोर करके बताया, और मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया। और अगर अभी भी किसी के डिसएग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, और कोई अच्छे लेवल के ऊपर है, मतलब अच्छे लेवल के ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जिसके 100-200 फॉलोअर्स हैं वो मेरे को बोल रहा है कि हाँ मेरे साथ डिबेट करो फॉर नो रीजन, बिकॉज मैंने पहले बहुत लोगों को ऐसा मौका दिया हुआ है और वो लोग नहीं आए। अगर वो आए भी और आके भी उन्होंने बहुत फालतू के आर्ग्यूमेंट्स रखे, ठीक है। तो अगर कोई अच्छे लेवल पे है और मेरे से डिसएग्री करता है तो आप आ सकते हो, मेरे साथ लाइव डिबेट कर सकते हो, और हम और अच्छे से इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जो एजुकेशन है वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। और मेरे को पता है कि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ मैं ऐसे नहीं बोल देता। अगर मैं एक वीडियो भी बनाता हूँ ना, उसके लिए मैं बहुत घंटों पढ़ाई करता हूँ। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।